हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। समांतर श्रेणी आज जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1। ये आपने पहले से भी पढ़ा होगा और ये भी ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ। इसी इंट्रोडक्शन पे जो है कि यह एक्सरसाइज जो है कि वो आपका डिपेंड रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि समांतर श्रेणी एक तरह का एक ऐसा श्रेणी होता है जिसके डिफरेंस जो है कि वो आपस में बराबर हो। एक ऐसा सीरीज जिसके डिफरेंस आपस में बराबर हो उनको कहते हैं समांतर श्रेणी। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो समांतर श्रेणी होता है वो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम दोनों क्रम में भी हो सकता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स पे आपको समझाएं, लिखते हैं यहाँ पर 5, 11, फिर 13, 15 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो ये जो बढ़ते क्रम में लिखा गया है, इसको सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते क्रम में जो लिखे हैं हम इसको, तो यहाँ इसका जो डिफरेंस है वह 2-2 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस समान हो, चाहे वह 2-2 का डिफरेंस हो या 5-5 का डिफरेंस हो, 10 का, 20 का, 18 का, 15 का, जितना डिफरेंस हो, सब डिफरेंस जो है कि आपस में बराबर होना चाहिए। अगर डिफरेंस बराबर है तो हम इसको कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। और ये जो सबसे पहला वाला जो टर्म होता है A1 से डिनोट करते हैं या फिर इसको हम A से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे शुरू का टर्म है ए भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो टर्म होते हैं इसको A2 से A3, A4 ऐसे ही ये A5, A6 बढ़ते जाएगा, AN तक चला जाता है। जो वैल्यू होता है वह लास्ट टर्म जो होता है उसको हम AN या फिर TN भी कह सकते हैं। ये जो श्रेणी है उसके लास्ट टर्म को हम TN से डिनोट करें या फिर AN से डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डिनोशन जो है कि वो मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें हम जो सब्ट्रैक्ट करते हैं A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 - 5 वैल्यू आया 2। अगर A3 में से A2 घटाते हैं, A3 में से A2 9 - 7 ये हो गया 2। A4 में से हम A3 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 11 - 9 यानी कि वैल्यू आ गया 2। तो हम देखते हैं कि इसका जो डिफरेंस है हर बार में क्या है जी, समान है। तो इसको हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। जैसे और एग्जांपल ले ले, 5, 0, -5, -10, -15। तो ऐसे जो है ये घटते जा रहा है जो टर्म, तो ये भी जो है कि AP में है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस है देख रहे हैं हर बार जो है कि वह 5-5 का ही डिफरेंस जो है कि वो आता है। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि यह AP में है। तो ध्यान दीजिएगा कि AP में कोई टर्म, कोई श्रेणी AP में है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हमको उसका डिफरेंस प्राप्त करना होता है और देखना होता है कि इसका जो डिफरेंस है हर बार बराबर है कि नहीं है। अगर कुछ टर्म तक अगर डिफरेंस बराबर है तो हम उसको AP में मानते हैं। अगर डिफरेंस कहीं, जैसे एग्जांपल ले ले, 2 है, फिर 5 है, फिर 2, 5, 7 है, कहीं 8 है, फिर एक ही बार हो गया मान लेते हैं 15। तो देखते हैं कि इसका डिफरेंस 3, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 7। तो ऐसे इरेगुलर रूप से जो इसका डिफरेंस है ना, इसको हम AP में नहीं कहेंगे। AP में तभी होगा कोई श्रेणी जब उसका डिफरेंस बराबर हो। अब कुछ टर्म है जिसको आपको जानना कि कैसे उसको डिनोट किया जाता है, वो बहुत ही जरूरी है, जिसको मैं बता रहा हूं। अब एक हम और श्रेणी का एग्जांपल ले, जैसे मान लेते हैं कि 7, 12, 17, 22 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो है कि मान लेते हैं कि ऐसे करते हुए ना करीब करीब 10 पद तक बढ़ता है। टोटल 10 पद तक बढ़ता है। लास्ट का टर्म हमको मालूम नहीं है, लेकिन लगभग ये 10 पद तक बढ़ता है। तो जो सबसे पहले इसको हम जांच करते हैं कि ये AB में है कि नहीं है, तो इसको A1, ये A2, A3 हम पहले सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं A2 में से A1 को घटा के। तो 12 - 7 ये हो गया 5। अगर A3 में से घटाते हैं A2 को तो 17 - 12
ये हो गया 5। अगर A4 में से A3 को घटाते हैं तो 22 माइनस 17 यानी कि ये भी हो गया 5। डिफरेंस जो है इसका सब बराबर है, इसका मतलब कि यह AP में है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब यह AP में है तो जो सबसे शुरू वाला टर्म होता है उसको हम डिनोट करते हैं A से। इसका मतलब कि A जो हो गया वह 7 हो गया, और A को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रथम पद। इसको हम प्रथम पद भी मानते हैं। जो इसका हर बार डिफरेंस निकला है ना, इसको हम डिनोट करते हैं CD से या फिर D से। और हर बार डिफरेंस कितना निकला है? 5। हर बार डिफरेंस देख रहे हैं कि 5 आ रहा है। इसको हम कहते हैं सार्व अंतर, या फिर अलग अलग बुक में आपको इसका नाम पदांतर भी देखने को मिलेगा। सार्व अंतर कहें या फिर इसको पदांतर कहें। और फिर जो है कि अगर मान लेते हैं कि ये टोटल जो AP का टर्म है ये लास्ट कहाँ तक, कितना पद तक गया है? 10 पद तक। तो इसको हम डिनोट करते हैं N से। N का मतलब होता है कि पदों की संख्या। N का मतलब होता है पदों का संख्या। और एक टर्म आता है TN, या फिर इसको हम कहते हैं AN भी कह सकते हैं, जो कि होता है अंतिम पद। ये आपको जरूर इसको नोट कर लीजिएगा कि ये आपको आगे जो है कि इसका जरूर यूज होगा इसका, कि A का मतलब क्या होता है CD, चाहे D का मतलब क्या होता है N, और TN का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर जो हम बढ़ते जा रहे हैं तो उसका जो टैक्सी किराया है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है, सबसे पहले जो किलोमीटर जा रहे हैं ना तो उसका किराया है 15 रुपये। और उसके बाद जो हम बढ़ते जा रहे हैं तो वह 8 रुपये ना बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हम 1 किलोमीटर तक गए तो हमको उसका जो मतलब किराया है वह 15 रुपये देना पड़ेगा। और उसके बाद आप जितना किलोमीटर बढ़ाते जाइएगा ना उसके हिसाब से 8 रुपये जो है कि वह इंक्रीज होते जाएगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इसका सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वैल्यू 15 है। जो A1 का वैल्यू है वह 15 हो रहा है, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया जो है कि 15 रुपये लग रहा है। उसके बाद जो A2 का किराया आएगा वह 8 रुपये और बढ़ जा रहा है। 15 में हम 8 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 23। फिर वैसे ही अगर हम A3 का वैल्यू निकालते हैं तो फिर 23 में 8 इंक्रीज हो जाता है, तो 23 में हम 8 इंक्रीज करते हैं तो 31 हो गया। तो यहाँ जो वैल्यू है टोटल ये 8 के हिसाब से बढ़ रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर A2 माइनस A1 तो 23 माइनस 15 वैल्यू आया 8। वैसे A3 माइनस A2 तो A3 माइनस A2 यानी कि 31 माइनस 23 तो ये हो गया 8। तो ये जो वैल्यू आया है, जो इसका डिफरेंस है वह इक्वल आ रहा है, तो इसलिए यह जो है कि AP में है। लिखते हैं यहाँ पे, लिख देंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, इसलिए यह AP में है, यह AP में होगा। वैसे ही और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर जो 2 कर रहे हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। कोई बेलन है और उसमें जो हवा की मात्रा जो उपस्थित है, हवा की मात्रा का मतलब हो गया कि उसका आयतन एक तरह से समझा जाए। जबकि वायु निकालने वाला पंप और उस हवा को, जो वायु को निकालने वाला जो पंप है, वह प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, जितना बेलन में जो शेष हवा बच जाता है ना उसका 1/4 भाग जो है कि वह हवा को निकालता है। सबसे पहले इसको हम जब मानेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं कि माना बेलन में हवा की मात्रा, और इसको डिनोट करते हैं A1 से। हवा की मात्रा को हम मान लेते हैं V। सबसे पहले हम बेलन की हवा की मात्रा को मान लेते हैं V, और उसके बाद जो A2 होगा, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है ना कि हवा के शेष जितना भाग हवा है उसका 1/4 भाग जो है कि हवा निकल जाता है। मतलब कि V जो पहले हवा का मात्रा था उतना,
और माइनस, और हवा का कितना भाग निकलता है, 1/4 भाग। इसका 1/4, जितना हवा पहले था ना उसका 1/4 भाग हवा निकल गया। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, उसमें जितना ऑब्जेक्ट है उसको हम निकालते हैं, तो पहले जितना था और जितना हम निकाल रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हवा का मात्रा पहले भी था और भी का ना 1/4 भाग हवा निकल जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3 भी, ये होगा ना जी। इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो 4 और इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 4 भी माइनस भी, तो ये हो गया 3v/4। अब A3 जो होगा, जो थर्ड कंडीशन में होगा, कि फिर अब क्या करता है ना कि जो पहले था हवा का मात्रा 3v/4 माइनस 1/4 किसका, जो मात्रा था 3v/4 उसका। हवा की मात्रा जब थर्ड कंडीशन में जब हवा की मात्रा निकलेगी तो वह 1/4 भाग उसका हवा निकल गया है। तो यहाँ पर 3v/4 माइनस और ये 3v/16। अब जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 16 और ये हो जाएगा 4 3 12 भी, और ये हो जाएगा 3v। 12v में से 3v घटा देंगे तो 9v/16। ये हमको 3 कंडीशन मिला, 1 2 और ये 3। अब इस तीनों कंडीशन को हम चेक करके देखेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं हम A2, जैसे अब ये बाद में इसके बाद लिखाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मात्रा कितना है, तो A2 का मात्रा है 3v/4 और A1 का मात्रा है v। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3v/4 माइनस v, तो ये हो जाएगा 4 और ये 3v माइनस 4v, तो ये हो गया -v/4। तो ये हो जाएगा -v/4। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 की जगह पर लिख देंगे हम 9v/16 और A2 का वैल्यू है 3v/4, पहले का ही निकाले हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9v और यहाँ हो जाएगा 4 3 12v। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3v/16। अब ये जो टर्म आया यहाँ पर दोनों, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो यह AP में नहीं होगा। लिख देंगे यहाँ पर कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ये इक्वल टू जब नहीं है तो लिख देंगे कि यह AP में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं है और उसका हर एक मीटर का जो खुदाई हो रहा है ना, तो उसका जो प्राइस है, कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, जो सबसे पहले इसका जो सबसे प्रथम मीटर जो खुदाई से कर रहे हैं उसका लागत 150 रुपये है। यानी कि A1 का जो वैल्यू होगा वह 150 रुपये हो गया, और उसके बाद जो इसका प्राइस है ना वह 50-50 रुपये के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। यानी कि अगर A1 का वैल्यू 150 तो A2 का जो वैल्यू होगा वह 150 प्लस 50 बढ़ गया तो 200 हो गया। फिर जो A3 का जो वैल्यू होगा वह 200 में फिर 50 बढ़ गया तो 250 रुपये हो गया। ये प्राइस हर बार 50-50 रुपये के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर A2 में से हम A1 को घटा दें तो 200 माइनस 150 यानी कि हो गया 50। फिर A3 में से A2 घटा दिए तो हो गया 250 माइनस 200, इसका भी वैल्यू आ गया 50। लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू है A3 माइनस A2। ये दोनों आपस में जो है कि वह बराबर है, तो नीचे लिख देंगे, इसलिए यह AP में है। जब डिफरेंस इसका बराबर आ गया तो AP में है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है कि वह जमा की जाती है, तो ये जो बात है वह AP में है कि नहीं है, इस बात को बताना है।
तो इसके लिए आपने एक पहले से फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a बराबर जो होता है फॉर्मूला वह होता है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। n का मतलब हो गया टाइम। और ये जो मिश्रधन निकालने का जो फॉर्मूला है इसका अप्लाई करते हुए हम लगभग a1 a2 और a3 का वैल्यू को फाइंड करते हैं पहले। तो जो a1 निकलेगा, जो a1 होगा p का मतलब होता है कि जो हम पैसा जमा कर रहे हैं 10,000 रुपये जो ये है, तो ये हो गया 10,000 और 1 प्लस आर की जगह पे लिख देंगे 8/100। चूंकि हम पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पावर 1 रहेगा, इसका मतलब कि पावर तो नहीं देंगे। फिर a2 निकालते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर 2। वैसे ही हम अगर a3 निकालते हैं तो पावर कितना दे देंगे 3। ये जो हर बार पावर बढ़ते जा रहा है a1 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये कहां से लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है मिश्रधन का। और ये 10,000 रुपये क्वेश्चन में दिया है, 8% आर दिया है और टाइम का मतलब 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। ये जो हमको इसका वैल्यू प्राप्त हुआ है ना उसका डिफरेंस बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर बढ़ते जा रहा है। जब भी पावर बढ़ता है ना तो उसको हम एपी में नहीं कहते हैं, उसको जीपी में कहते हैं, जो कि आप 11th-12th में जब जाइएगा तब जीपी के बारे में पढ़िएगा। अभी एपी के बारे में सिर्फ पढ़ना है। एपी में तभी क्वेश्चन होता है जब इसका डिफरेंस बराबर होगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस है कि वो आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पावर यहाँ बढ़ते जा रहा है तो वो जो है कि डिफरेंस उसका बराबर नहीं ही होगा। तो लिख देंगे कि यहाँ a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए यह AP में नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें A और D का वैल्यू दिया हुआ है और हमको प्रथम 4 पद जो है कि वो निकालने हैं। प्रथम 4 पद निकालना है तो जो सबसे पहले A दिया है वो तो प्रथम पद हो गया। लिख देंगे यहाँ पर कि प्रथम पद यानी कि A1 लिख सकते हैं इसको। A1 जो है कि वह 10 हो गया। अब जो दूसरा पद निकालना है हमको, कभी भी कोई पद निकालना रहता है ना तो उसमें डिफरेंस को यानी कि D को ऐड करते जाते हैं। तो अगर A2 निकालना है तो हम A1 में D को ऐड करेंगे और A1 का वैल्यू है 10 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 20। वैसे ही अगर हमको A3 निकालना है ना तो A3 के पहले कौन सा पद है A2, तो A2 में हम ऐड करेंगे D को और A2 का वैल्यू निकाले हैं 20, तो 20 प्लस 10 यानी कि हो गया 30। वैसे 4 पद कह रहा है तो A4 निकालने के लिए A3 प्लस D और A3 का वैल्यू निकाले हैं 30 प्लस 10 यानी कि ये हो गया 40। तो चारों जो पद निकल गया तो लिख देंगे, इसलिए 4 पद बराबर 10 20 30 और एक हो गया 40। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सिर्फ आपको पद को उसमें ऐड करते जाना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें A का वैल्यू दे दिया है और D का जो वैल्यू दिया है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया प्रथम पद यानी कि A1 बराबर हो गया -2। जो A2 निकालेंगे हम तो A2 निकालने के लिए फिर A को हम उसमें ऐड कर देते हैं, D को A में D को ऐड कर देंगे, A प्लस D। A का वैल्यू है -2 और D का वैल्यू 0, ये हो गया -2। वैसे ही A3 निकालना है तो A2 में हम D को ऐड कर देंगे, तो -2 प्लस 0 ये वैल्यू हो गया -2। A4 निकालना है तो A3 में हम D को ऐड कर देंगे, फिर -2 प्लस 0 तो ये भी वैल्यू आ गया -2। तो इसलिए प्रथम 4 पद लिख सकते हैं, प्रथम 4 पद बराबर -2 -2 -2 और एक और भी कितना आया है -2, क्योंकि हमको 0 ऐड करना था। जब 0 हम ऐड करेंगे तो फिर सेम नंबर ही हमको मिलेगा, तो ये -2 चारों ये लिखा गया। यही प्रथम 4 पद हुए हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है दिया है A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू -3। तो यहाँ पर भी ये जो प्रथम पद होगा वो तो हो गया 4, जो क्वेश्चन में दे दिया है A का वैल्यू वही हो गया प्रथम पद,
और जो दूसरा पद निकालेंगे a2 का वैल्यू निकालेंगे, उसमें हम a1 में ऐड कर देंगे d को। तो a1 यानी कि 4 और इसमें ऐड कर दिए d यानी कि -3, तो 4 - 3 ये हो गया 1। तो a2 का वैल्यू निकल गया 1। a3 का वैल्यू अगर निकालना है तो a3 के वैल्यू के लिए हम a2 में d को ऐड कर देते हैं। a2 का वैल्यू है 1 और जो d का वैल्यू है वह -3 है, तो यहाँ पर प्लस ना देके -3 लिख दे रहे हैं। तो 1 में से 3 गया तो -2। और फिर वैसे a4 का अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो a4 के लिए हम a3 में ऐड कर देंगे d को, और a3 का वैल्यू है -2 और d के जगह पर -3, यानी कि -2 और ये -3, ये हो गया -5 लिख देंगे। इसलिए प्रथम चार पद क्या हो जाएगा? 4, 1, -2 और -5। ये हो गया 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, a बराबर दिया है -1 और d का वैल्यू दिया है 1/2। तो यानी कि प्रथम पद तो हो गया -1 और दूसरा पद निकालने के लिए हम पहले पद में d को ऐड करते हैं। तो a2 निकालना है तो हम a1 में d को ऐड करेंगे, और a1 का वैल्यू है -1 और d का वैल्यू है 1/2। ये 2 एकम 2 और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 हो गया, और ये -2 और +1, तो वैल्यू आएगा -1/2। वैसे ही a3 का वैल्यू निकालते हैं, तो a3 का वैल्यू निकालने के लिए हम 2 में ऐड करेंगे d को, a2 में d को ऐड करेंगे, और a2 का वैल्यू निकाले हैं -1/2 और इसमें हम ऐड कर दिए 1/2, तो वैल्यू आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और a4 का वैल्यू निकालने के लिए a3 में हम ऐड करेंगे d को, और a3 का वैल्यू 0 है, इसमें जब हम ऐड करेंगे 1/2 तो आएगा वैल्यू 1/2। तो 4 पद जो हो गए, इसलिए प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2, यही हमारे 4 पद हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो a और d का वैल्यू दिया है, तो हम a1 का तो वैल्यू लिख देंगे -1.25, और जो a2 का मान होगा, जिसमें हम a1 को ऐड करते हैं d के वैल्यू से, तो a1 का वैल्यू -1.25 और d का वैल्यू जो है कि वो माइनस में ही है, तो माइनस में लिख रहे हैं, प्लस नहीं लिख रहे हैं, तो ये -1.5 हो जाएगा। a3 का जब वैल्यू निकालेंगे, तो a3 का जो वैल्यू होगा a2 में हम ऐड करेंगे d को, तो a2 है -1.5 और इसमें ऐड कर दिए -0.25, तो ये हो जाएगा -1.75। और फिर a4 का वैल्यू निकालने के लिए a3 में ऐड करेंगे d को, तो a3 जब -1.75 और प्लस d के जगह पर लिख देंगे माइनस में 0.25, तो ये जगह -2, तो नीचे लिख देंगे। इसलिए चारों पद जो होंगे, इसलिए प्रथम 4 पद -1.25, -1.5, -1.75 और एक हो जाएगा -2। यही जो है कि वो हमारे 4 रिक्वायर्ड नंबर हुए हैं। तो आई होप आपको जरूर ये दोनों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा।